हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो एमसीक्यू का हो चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि किसी कारणवश मैं अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही क्लास लूँगी, लाइव क्लास, ठीक है। मैं सामने नहीं आ पाऊँगी, लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द वापस से आप लोगों से मिलूँगी। और आई प्रॉमिस, कंटेंट में थोड़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से अभी भी दूंगी, जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाती हूँ वैसे ही, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आंसर भी दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो मैं उसका विस्तार करूँगी उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट कोई नहीं, जितना रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को उतना ज़्यादा आप लोगों के माइंड में याद भी रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर मैटकोप की बात की जाए तो चार्ल्स मैटकोप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। अगर लॉर्ड वेलेज़ली की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा 1758 में सहायक संधि चलाया गया था। कौन सा? सहायक संधि चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि, पहला नंबर तो आपसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया गया था? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसे स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन, प्रथम राजा कौन था? तो हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खूनी रविवार, ठीक है, खूनी रविवार की घटना कहाँ घटित हुआ था? तो खूनी रविवार की घटना जो है ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार का घटना हुआ था, ठीक है। और ये घटना कब हुआ था? तो ये घटना हुआ था 22 जनवरी 1905 को। कब हुआ था ये घटना? खूनी रविवार का जो घटना है ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, उस समय रूस में गृह युद्ध चल रहा था, युद्ध टाइप सा वहाँ पर माहौल बना था। उसमें क्या हुआ था इस घटना में कि वहाँ पर उस समय शासन चल रहा था वहाँ का जार का। किसका चल रहा था? जार का। और जार के विरुद्ध ही जो है वहाँ के लोग शांतिपूर्वक उसके पैलेस की ओर जा रहे थे। लेकिन इसी दरमियान क्या किया, उसके सेना द्वारा उन लोगों पर आक्रमण कर दिया गया, उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाया गया, जिसमें बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। और जिस दिन ये घटना हुआ वो दिन था रविवार का, ठीक है। वो दिन था रविवार का दिन, जिसमें आम जनताओं पर बहुत सारा गोलीबारी किया गया, बहुत लोगों की हत्या कर दी गई, जिस कारण इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। अगर पेरिस की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे बसी है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्या अल्फांसो डी अल्बुकर था, या फ्रांसिस डी अल्मेडा, या डी अफशंसो डी नोरवाहन था? कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। और इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा चलाया गया था? तो किस गवर्नर के द्वारा चलाया गया था? कौन से पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था? तो अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर को। अल्बुकर को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर
कब्जा किसके द्वारा किया गया था? तो बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर कब्जा 1510 में अल्बुकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्बुकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी गोवा को 1529-30 में, कब? 1529-30 में कुन्हा के द्वारा, नूनो दी कुन्हा के द्वारा, किसके द्वारा? नूनो दी कुन्हा के द्वारा गोवा को राजधानी के रूप में बना दिया गया। कब बनाया गया था? 1529-30 में। किसके द्वारा? नूनो दी कुन्हा के द्वारा। जबकि गोवा पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा पर अधिकार अल्बुकर के द्वारा किया गया था। बीजापुर के शासक को हराकर अल्बुकर के द्वारा 1510 में किया गया था, ठीक है। और ब्लू वाटर की पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था? तो ब्लू वाटर की पॉलिसी चलाया गया था अल्मेडा के द्वारा, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर को। किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को, ठीक है। और जबकि प्रथम गवर्नर जनरल अल्मेडा था पुर्तगालियों का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा था। और कब आया था? तो ये आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट में प्रथम बार आया था, ठीक है। और कहा जाता है कि जब यहाँ से ये बहुत सारा मसाला लेके गया था तो इसे बेचकर इसे कितना लाभ हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला भी क्वेश्चन कि जब वास्को डी गामा के द्वारा यहाँ से मसाला ले गया तो उसे बेचकर उसे कितना पैसा लाभ हुआ था? तो उसे 60 गुना लाभ हुआ था। कितना गुना? 60 गुना लाभ हुआ था। इसके बाद ही तो विदेशियों का आना प्रारंभ हो गया भारत में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए, एक क्वेश्चन और जान लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का, कहाँ का? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था गोल्डस्टोन। कौन था? गोल्डस्टोन, ठीक है। ये था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ग्लेड स्टोन था। कहाँ का प्रधानमंत्री? ब्रिटेन का। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगर रिपन की बात की जाए तो रिपन को सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। और इसके शासनकाल की विशेषता क्या है? तो इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या फिर किस वायसराय को? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इसी के शासनकाल के समय इल्बर्ट बिल हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो रिपन के समय हुआ था। क्या था इल्बर्ट बिल विवाद? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये था, क्या था? ये ऐसा था, इसमें प्रावधान किया गया था कि पहले क्या था? पहले था कि भारतीयों से संबंधित या ब्रिटिश से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसका डिसीजन देने का अधिकार केवल ब्रिटिश न्यायाधीश का होता था, ठीक है, अंग्रेज़ों का होता था। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या था कि इसमें था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है तो उससे संबंधित डिसीजन देने का अधिकार दे दिया गया भारतीय न्यायाधीश को भी, ठीक है। जबकि भारत में ही अंग्रेज न्यायाधीश होते थे, वो अंग्रेज़ों के साथ साथ भारतीयों से संबंधित विवाद को भी सुलझाते थे और डिसीजन देते थे या फैसला देते थे, सजा देते थे, कुछ भी देते थे। जबकि भारतीय न्यायाधीश को अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये रिपन ने शुरू किया, लेकिन इसके खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध हो गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि लास्ट में बेचारा को त्यागपत्र भी देना पड़ा, यहाँ से जाना भी पड़ा और प्लस इल्बर्ट बिल को वापस भी लेना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। अगर लिटन की बात की जाए तो लिटन का शासन क्यों प्रसिद्ध है? रीसन का शासनकाल प्रसिद्ध क्यों है? तो लिटन के शासनकाल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण लॉर्ड लिटन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाने का कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, जबकि लागू किया गया था लिटन के द्वारा, ठीक है। अगर लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्यों प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, खास करके बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है।
बंगाल विभाजन किसके कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। कभी कभी 19 या 20 जुलाई को देता है। पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई को किया गया था। 19 या 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू किया गया था बंगाल विभाजन को? 16 अक्टूबर 1905 को। इसे वापस कब ले लिया गया बंगाल विभाजन को? तो वापस लिया गया था 1911 में। कब लिया गया था? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद का गठन होता है किसके किसके द्वारा? किसको किसको मिलाकर भारत का संसद का गठन होता है? तो भारत के संसद का 3 अंग होता है। कितना अंग होता है? 3 अंग होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 अंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 में। कितना में दिया गया? 79 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, राज्यसभा के गठन से संबंधित चर्चा, तो राज्यसभा की चर्चा जो है, राज्यसभा की चर्चा ये अनुच्छेद 80 में किया गया। और लोकसभा का, तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 में किया गया। कितने में किया गया? अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 में। कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस तरीके से होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो लोकसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है। कितना? 250 हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो बंगाल गजट के संस्थापक जो थे जेम्स अगस्टक हिक्की थे। ठीक है, यहाँ गलत लिखा गया, मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जेम्स अगस्टक हिक्की, इन्हीं के द्वारा बंगाल गजट निकाला गया था। ठीक, कब? तो ये निकाला गया था 1780 में। कब निकाला गया था? 1780 में निकाला गया था। और बंगाल गजट को भारत का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था। किसके द्वारा निकाला गया था? जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा। कब निकाला गया था? तो 1780 में निकाला गया था। ठीक है, कब निकाला गया था? 1780 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई है, यानी कि 4 में से 3 की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, एक कोई है जिसका रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं किया गया है। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। क्या हो जाएगा? हर्षचरित्र, क्योंकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, जबकि हर्षचरित्र की रचना जो है ये किया गया है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना किया गया। बाणभट्ट के द्वारा और किसकी रचना किया गया है, तो बाणभट्ट के द्वारा और कादम्बरी की रचना किया गया। किसकी? कादम्बरी को। और विश्व में कुछ इतिहासों का ऐसा मानना है कि कादम्बरी जो है वो विश्व का पहला उपन्यास है। ऐसा कुछ विद्वानों का ही मानना है कि कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। ठीक है, तो बाणभट्ट के द्वारा किसका किसका रचना किया गया था? बाणभट्ट के द्वारा किया गया 2 रचना बहुत ही प्रमुख है, एक तो कादम्बरी, एक हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र में हर्षवर्धन का जीवनी लिखा गया है। ठीक है, और कादम्बरी ऐसे ही है, यह एक उपन्यास है। ठीक है, जबकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीना बजाने वाला राजा कौन था, तो बीना बजाने वाला राजा कौन था? क्या समुद्रगुप्त था, हर्ष था, अशोक था?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त को बीना बजाने वाला राजा के नाम से भी जाना जाता है। और बीना बजाते हुए सिक्कों में किसका चित्र मिला है, तो समुद्रगुप्त का ही मिला है। बीना बजाने वाला सिक्का किसका है, समुद्रगुप्त का है। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा बहुत सारी उपाधि धारण किया गया है। तो इनसे संबंधित उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था, तो आपसे पूछा जाएगा कविराज। कौन सा, कविराज की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, लिच्छवी तोहित्र, कौन सा, लिच्छवी तोहित्र। लिच्छवी तोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिच्छवी तोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी तोहित्र के भी नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है, धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, धर्म प्रचार बंधु भी उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि विक्रमांक की उपाधि तो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, बांसुरी बजाने में बहुत निपुण थे। बीना बजाने में तो थे ही समुद्रगुप्त, लेकिन बांसुरी बजाने में भी निपुण थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और उनके द्वारा प्रेम कविताएं लिखा जाता था। बहुत सारे प्रेम कविताएं समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया, जिस कारण इन्हें कविराज की भी उपाधि दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी हमें किससे प्राप्त होता है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित हमें जानकारी पर्याग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पर्याग प्रशस्ति से। ठीक है, पर्याग प्रशस्ति से जानकारी हमें समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। पर्याग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, तो पर्याग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखा गया हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्याग प्रशस्ति नामक अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन कौन था, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और बात जान लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। किसे कहा गया है, नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह के द्वारा ही भारत पर 1739 में आक्रमण किया गया, जिस दौरान भारत से मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया, तो मयूर सिंहासन बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और उस पर बैठने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो शाहजहाँ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। उसमें कोहिनूर हीरा भी लगाया गया था। ठीक है, मयूर सिंहासन सोना का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड रही, क्वेश्चन मैं पहले ही वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें विस्तार पूर्वक बता दी हूँ, इसलिए इसमें केवल आंसर लगा दे रही हूँ। ठीक है, साइमन कमीशन का बिहार में आगमन कब हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था, जमाली। जमाली महावीर स्वामी का दामाद भी था। ठीक है, प्रियदर्शना कौन थी, तो प्रियदर्शना इनकी बेटी थी, महावीर स्वामी की बेटी थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो जैन धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम महिला थी चंदना। कौन थी, चंदना जैन धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे BC भी कहा जाता है। 599 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ कुंडग्राम पड़ता है, वैशाली में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया गया था। कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस गाँव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुपालिका गाँव में। किस गाँव में, सॉरी, जुम्बिक ग्राम गाँव में हुआ था। किस गाँव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जुम्बिक ग्राम गाँव में। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे वर्तमान में
अजय नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अजय नदी के नाम से ऋजुपालिका नदी को जाना जाता है वर्तमान में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म में कि कुल कितने संगीति हुए थे? तो 2 संगीति हुए थे। एक पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में, ठीक है। कहाँ कहाँ हुआ था? 2 हुआ था, पाटलिपुत्रा में प्रथम और दूसरा वल्लभी में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। प्रजापति गौतमी की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी तो पहले नंबर तो महात्मा बुद्ध की माँ थी। माँ यानी कि मौसी माँ थी, जो उनका लालन पालन किया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया गुजर जाती है, जिसके बाद उनकी लालन पालन जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, जो सौतेली माँ भी थी उनकी और मासी भी थी, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण सर्वप्रथम किया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले प्रथम महिला तो प्रजापति गौतमी, जबकि जैन धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो चंदना थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला। अगर आपसे कैमूर के बारे में बोलेगा तो ये सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला? ये सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। किशनगंज की बात की जाए तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। गया की बात की जाए तो गया सबसे दक्षिणतम जिला है। कौन सा है? सबसे दक्षिणतम जिला। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे उत्तरी जिला बिहार का तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? कुल 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 445 किलोमीटर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी 12 जिलों से तो गुजरती है, कौन कौन से जिलों से? ये भी जान लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कूट में दे देता है और पूछता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला से गंगा नदी गुजरती है और किस जिला से नहीं गुजरती। आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग आंसर देने में किसी भी प्रकार से पूछे तो आप लोग आंसर देने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग कौन कौन से वो 12 जिला है। बक्सर, कौन सा जिला है? बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, इसके बाद समस्तीपुर। कौन सा जिला? समस्तीपुर। स्क्रीन पर तो लिखने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी। बेगूसराय, कौन सा? बेगूसराय, लखीसराय, कौन सा? लखीसराय, खगड़िया और कौन सा? मुंगेर, भागलपुर। कौन सा जिला? भागलपुर, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। भोजपुर, अच्छा सॉरी भोजपुर नहीं लिखे हैं, भोजपुर यहाँ लिख दे रहे हैं। भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। कौन सा जिला? कटिहार, ठीक है। इन 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो एकमात्र राजधानी पटना है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी किन जिलों को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है? तो बीचों बीच 2 भागों में किसे बांटती है? आप लोगों को लगेगा कि पटना, बिल्कुल नहीं। भागलपुर को गंगा नदी बीचों बीच 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लंबी किस जिला से गुजरती है? बिहार के किस जिला से? तो बिहार के पटना जिला से सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस जिला में है बिहार के? तो पटना में। सेकेंड नंबर पे कौन सा जिला आ जाएगा जहाँ गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो भागलपुर, ठीक है। प्रथम पर पटना और दूसरे पर
भागलपुर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका, इसलिए आप लोग प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कि गंगा नदी कब प्रवाहित, सर्वाधिक लंबी प्रवाहित किस जिला में होती है, तो पटना में। किस में? पटना में, ठीक है। दूसरे नंबर पर भागलपुर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे कम प्रवाहित गंगा नदी बिहार के किस जिला में होती है, तो कटिहार में। किस में? कटिहार में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मुजफ्फरपुर में कब हुआ था? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मुजफ्फरपुर में कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था 25 जुलाई 1857 को। कब हुआ था? 25 जुलाई 1857 को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 1857 की शुरुआत कब हुई थी, तो बिहार में हुआ था 12 जनवरी 1857 को। कहाँ से हुआ था? तो देवघर के रोहिणी से। कहाँ से हुआ था? देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था, ठीक है। देवघर के रोहिणी गांव से सर्वप्रथम बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जगह से 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी, तो देवघर के रोहिणी से हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कब से हुआ, पूरी तरीके से प्रारंभ कब हुआ था, तो यहाँ से तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गया था। कहाँ से? मेरठ से हो गया था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह करने का दिन कब फिक्स किया गया था, किस दिन से शुरू किया जाएगा, तो 31 मई 1857 को फिक्स किया गया था। लेकिन उस दिन नहीं होकर कब स्टार्ट हो गया था? 10 मई को ही हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि सही तरीके से नहीं हो पाया था। अगर योजनाबद्ध तरीके से होता, जिस दिन तय किया गया था कि हाँ इतने तारीख से 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी, की जाएगी, तो और पुरजोर तरीक़ा से बढ़िया से होता, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता। लेकिन उसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। 31 मई 1857 को तय किया गया था तिथि, लेकिन 10 मई को ही प्रारंभ हो गया था मेरठ से, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो बिहार पूछेगा तो कुंवर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पटना से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो पटना से नेतृत्व किया गया था पीर अली से। एक बार एग्जाम में पूछा गया था पीर अली कौन थे, तो पीर अली जो थे, जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे पटना से, वो एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। तो इससे संबंधित सारा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से संबंधित इससे नहीं पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और, 1857 की क्रांति के समय पूछा जाएगा आपसे कि पटना का कमिश्नर कौन था, तो पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए आप लोग। तो इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों से नेपाल की सीमा लगती है, तो कितने जिलों से सीमा लगती है? कुल 7 जिलों से। कितने जिलों से? 7 जिलों से। कौन कौन सा जिला है, तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख रही हूँ। पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। कौन सा? मधुबनी, सुपौल, अररिया। कौन सा? सुपौल, अररिया। एक बार मैं फिर बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज से नेपाल की सीमा लगती है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिलों का सीमा लगता है, तो पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिलों का सीमा लगता है। कौन कौन सा? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। कौन सा? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ये 3 जिलों से पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिलों का सीमा लगता है, तो 8 जिलों से। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान। झारखंड से कितने का सीमा लगता है, तो झारखंड से 8 का सीमा लगता है। कौन कौन से वो 8 जिला है? औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, गया, कटिहार, भागलपुर, बांका, नवादा। कौन कौन सा है? औरंगाबाद,
रोहतास, जमुई, गया, कटिहार, भागलपुर और बांका। ठीक है, इन 8 जिलों से झारखंड से सीमा लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। बिहार का नेपाल के साथ सीमा कितने किलोमीटर का लगता है? तो 729 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 729 किलोमीटर का नेपाल से सीमा लगता है बिहार का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें सत्र की अध्यक्षता जो है श्रीमती सरला देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्रीमती सरला देवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, श्रीमती सरला देवी के द्वारा। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था झारखंड के हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। अगर बिहार छात्र सम्मेलन की बात की जाए तो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके सहयोगियों के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके सहयोगियों के द्वारा बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना किया गया था सन 1906 में। ठीक है, जिसका 16वां सत्र कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था श्रीमती सरला देवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती सरला देवी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1921 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। अगर माही नदी की बात की जाए तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर कांगी नहीं, कांगो, कौन सा? कांगो। कांगो नदी मकर रेखा को नहीं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसे? तो आपसे पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। जबकि मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा को तो माही नदी काटती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कुल कितने जिलों, कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? मैं लिखवा दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से? फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर लूनी नदी की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली कौन सी नदी है? तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। किसी में जाके मिलती नहीं है, बल्कि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, दलदल में विलुप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक समय तक भोजन मनुष्य के शरीर में कहाँ ठहरता है, यानी कि कहाँ रुकता है? तो कहाँ ठहरता है? ये ठहरता है पेट में। कहाँ ठहरता है? पेट में सर्वाधिक टाइम तक भोजन ठहरता है। वहाँ 5 से 6 घंटा, कितना? 5 से 6 घंटा जो भोजन है वो पेट में ही ठहरता है। ठीक है, अगर पेट की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि पेट से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेट के गैस्ट्रिक ग्रंथि से, कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा? पेप्सिन। तो आपसे पूछा जाए कि पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है पेट के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑप्शन में नहीं देगा, सीधे डायरेक्ट आप लोग पेट मार दीजिएगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड देगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। किसका? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े में एकदम बांट देना। तो इसका काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पेप्सिन एंजाइम का काम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेट से और कौन सा चीज़ निकलता है, तो पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कौन सा? HCl। क्या निकलता है? HCl भी पेट से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेट से निकलता है। ठीक है, अगर छोटी आंत की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी? 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
कि छोटी आंत का देखिए 6 से 7 मीटर देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग मार लीजिएगा। कभी कभी देता है 6 से 6.5 मीटर। कितना देता है? कभी कभी 6 से 6.5 मीटर भी देता है, कभी कभी 7 से 7.5 मीटर ही दे देता है ऑप्शन में। लेकिन अप्रोक्स 6 से 7 मीटर ही छोटी आंत का लंबाई होता है, ठीक है। अगर छोटी आंत का भाग पूछेगा आपको कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया, कितने पार्ट होते हैं छोटी आंत का, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सा पार्ट होता है छोटी आंत का। तो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन सा होता है? डुडेनम, जेजुनम, इलियम। ये छोटी आंत का पार्ट होता है, ठीक है। अगर बड़ी आंत की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई जो है 1 से 1.5 मीटर का होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 मीटर, यानी कि 1 से 1.5 मीटर का लंबाई बड़ी आंत का होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत का कौन से भाग होते हैं और कितने भाग होते हैं, तो बड़ी आंत का भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? सीकम, कोलन, रेक्टम। कौन सा? सीकम, कोलन, रेक्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत से बड़ी आंत का कौन सा भाग जुड़ा रहता है, तो छोटी आंत से बड़ी आंत का सीकम वाला भाग जुड़ा रहता है। कौन सा भाग? सीकम वाला भाग जो है ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी आंत का कौन से भाग की लंबाई सर्वाधिक है, तो कोलन की लंबाई सर्वाधिक है। आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत का कौन सा भाग पानी का अवशोषण करता है, तो कौन सा भाग पानी का अवशोषण करता है? कोलम। कौन सा अवशोषण करता है? कोलन बड़ी आंत का भाग है जो पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण जो है वो भी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होता है। क्यों होता है शाकाहारी जीवों का छोटी आंत का लंबाई ज़्यादा? क्योंकि वो जो है सेलुलोज ज़्यादा खाता है, यानी घास वास ज़्यादा खाता है और उसको ज़्यादा टाइम तक रुकने का समय चाहिए, रुकता है ज़्यादा टाइम तक, पचाने में वक्त लगता है। इसलिए शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होता है, ज़्यादा होता है, ताकि घास भूसे को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसे पचाने में हेल्प मिले, इसीलिए छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है शाकाहारी जीव जंतुओं में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, खरगोश की छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है या कम होती है, तो छोटी आंत की लंबाई खरगोश की ज़्यादा होती है, क्योंकि खरगोश जो है वो शाकाहारी जानवर है ना, शाकाहारी जानवर है, जिस कारण से वो घास भूसा खाता है, उसे पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए खरगोश की छोटी आंतों की लंबाई सर्वाधिक होता है, लंबा होता है, ठीक है। सर्वाधिक नहीं होता है, लंबा होता है मांसाहारी जीवों के तुलना में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख कुआ की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुंह गुआ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन मुंह से स्टार्ट नहीं होता है, पेट से स्टार्ट होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन की संख्या लग रहा है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आज क्वेश्चन की संख्या इतना ही था। कोई नहीं, अगले वीडियो में इसी टाइप सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी, ठीक है। हालांकि मैं बिम्स्टेक से संबंधित भी क्वेश्चन लिए थे, वो मुझे देखने को नहीं मिला। वो क्वेश्चन स्किप कर गया क्या? कहाँ स्किप कर गया? एक मिनट मैं देख लेती हूँ। कोई नहीं, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, तो बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितना होता है? वो होता है 7। कितना होता है? बिम्स्टेक में 7 होता है, सदस्य देश 7 होता है। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था, बिम्स्टेक स्थापना, तो स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को। कब हुआ था? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। सदस्य देश 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत। कौन कौन से? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत बिम्स्टेक का सदस्य देश है, ठीक है। बिम्स्टेक
कि स्थापना किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। किस घोषणा पत्र के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है। कहाँ है? ढाका है। ठीक है। वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे है। कौन है? इंद्रमणि पांडे वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। ठीक है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं रोज़ाना आप लोगों से मिलने की कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। हालांकि मैं जल्दी कभी भी ऐसे गैपिंग नहीं करती हूँ, मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ, लेकिन किसी कारणवश से ही शायद ऐसा कोई कारण होता है जिस कारण से मैं नहीं ले पाई थी कल को क्लास। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रोज़ाना एक क्लास को ज़रूर लूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि रिवीजन और MCQ लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, आपको देखिएगा कितना बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सारे बात को ज़रूर मानते होंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। और हेल्थ इज़ वेल्थ, पहले हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।